खुश भी हैं, परेशान भी हैं। 38 दिन का समय बचा हुआ है स्टूडेंट के पास। प्रेशर 6 to 8 पर ही रहना है। इसके क्वेश्चन के लेवल को निश्चित रूप से 10th से लेकर 12th लेवल तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। 1,10,000 प्लस वैकेंसी तो ऐसे ही रहना है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में लगातार हंगामे हुए, आपने भी आवाज़ उठाया, सबने आवाज़ उठाया। अब इंतजार है लोगों को तो बस कि अतुल प्रसाद कब रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे, कब वो 5% कम करेंगे। लेकिन असली चीज़ है कि ये बहाली ख़त्म नहीं हुई। कि आपने जो कहा था बहुत पहले कि दिसंबर में नई बहाली आने वाली है, उस बहाली के बारे में क्या बोलिएगा? और ये 5% दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है। नई बहाली तो 18-19 अक्टूबर को पहले आनी थी। 10 दिन लगभग विलम्ब से उसकी घोषणा हुई और नवंबर फर्स्ट वीक में 3 तारीख से आपका फॉर्म भी भराने जाने लगेगा। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से आप बोले कि पुरानी वैकेंसी फाइनली अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारा विवाद अभी भी बचा हुआ है, उस विवाद का निपटारा भी होना है और इसी बीच नई बहाली दे दी गई है। तो ये जस्ट वही बात हुई कि पिछली बार स्टूडेंट लगातार 1 to 5, 9, 10, 11, 12 की तैयारी ही कर रहे थे। अचानक एस्टेट उस बीच में आ गई और इतना फास्ट प्रोसेस उसका रहा। फास्ट प्रोसेस रिजल्ट भी बहुत जल्दी, हाँ रिजल्ट भी दी, लेकिन फास्ट प्रोसेस रहने की वजह से बहुत छात्र को दिक्कत भी हुई। एस्टेट में दिक्कत ये रही कि साइंस वाले छात्र मैथ में घुस गए, मैथ वाले छात्र साइंस में घुस गए। तो हड़बड़ी में कभी भी कुछ भी होती है तो उसका खामियाजा भी साथ में भुगतना होता है। तो यही चीज़ आपका जब से पिछली वैकेंसी आई, आप देखे होंगे कि लगातार विवाद अपने साथ में लेकर आई और अभी तक विवादित सारी चीज़ चल ही रही है लगातार। अब लेकिन हम चूँकि नई वैकेंसी पर आप फोकस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर चर्चा करना बेहतर रहेगा। अभी अगर आप एक तरीके से देखें तो स्टूडेंट खुश भी हैं, परेशान भी हैं, दोनों है, दोनों चीज़ है। खुश इसलिए हैं कि इसमें मैक्सिमम वैसे छात्रों को मौका मिलने जा रहा है जो पहली बार 6 to 8 में बैठेंगे, 9, 10, 11, 12 में बैठेंगे। चूँकि स्टेट का अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है, बहुत बच्चे स्टेट में पास किए हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। और दूसरा, उनको संतुष्टि इस बात की भी है कि जो भी दिक्कत होना है, टाइम कम मिल रहा है, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं 6 to 8 भी देना है, 9, 10 भी देना है, 11, 12 भी देना है। एक महीने में इतने बड़े सिलेबस को कैसे हम मेंटेन करेंगे? तो संतुष्टि इस बात को लेकर के है कि सबके लिए है, सबके लिए मतलब 1 to 5, 6 to 8 कास्ट जो होना है सबको एक समान होना है, फायदा सबको एक समान होना है। संतुष्टि इस बात का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महीने क्या एक अगर ठीक से अगर आप ऐड करेंगे तो 38 दिन का समय बचा हुआ है स्टूडेंट के पास अभी से लेकर 38 एग्जाम तक में। हाँ 38 दिन में, और 38 दिन में 1, 2 दिन, 3 दिन फॉर्म भरने में ही चला जाएगा, जितना सारा प्रोसेस करना होता है। तो एक तरीके से एवरेज माने कि महीने दिन का समय बचा हुआ है, 1 महीने का। अब 1 महीने के समय में क्या रणनीति स्टूडेंट का हो, कैसे वो अपने तैयारी को और बेहतर करे, कैसे अपनी तैयारी को धार दें कि एक सीट अपना पक्का कर पाएँ। क्योंकि इस बार कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए, अगर हम 6 to 8 की बात करें तो लैंग्वेज पेपर में सबसे कम कंपटीशन है। ओवरऑल भी लैंग्वेज पेपर में सबसे कम कंपटीशन है, और लैंग्वेज में भी संस्कृत में मात्र 1.5 गुना बच्चे हैं, इंग्लिश में आपका 4 से 5 गुना बच्चे हैं, हिंदी में 6-7 गुना बच्चे हैं। लेकिन अगर 6 to 8 में सोशल साइंस की बात करें, मैथ साइंस की बात करें, कंपटीशन लेवल बहुत टफ है। तो और उसी तरीके से 9, 10th में भी अलग अलग सब्जेक्ट का कमोबेश स्थिति वही है। कौन से लोग एग्जाम दे पाएंगे? क्योंकि 6 to 8 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे दें कैसे नहीं दें। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हम इस पर बात करना चाहेंगे क्वालिफिकेशन पर। हालांकि जो बच्चे को भाग लेना है मैक्सिमम को अपना क्वालिफिकेशन पता है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि 6 to 8 के लिए पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा BEd अथवा DLEd दोनों में से कोई भी होना चाहिए। और उसके बाद CTET पेपर 2
पास होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए। अगर इतना है तो निश्चित रूप से 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा भी कंडीशन सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी कई जगह पर है, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो 3 तरह के टीचर 6 to 8 में बनेंगे। एक लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, दूसरा सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, तीसरा मैथ एंड साइंस के टीचर बनेंगे, यही है। और कमोबेश एक बार हम थोड़ा चर्चा कर दें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी, तो अगर साइंस जरूरी है वो। हाँ, साइंस एंड मैथ की बात करें तो 120 क्वेश्चन ओवरऑल पूछा जाएगा, जिसमें साइंस एंड मैथ यानी कि सब्जेक्ट से 80 सवाल रहेगा, 40 सवाल सामान्य अध्ययन से रहेगा। तो 80 सवाल में 40 सवाल साइंस से रहेगा, 40 सवाल मैथ से रहेगा। लेकिन एक बात हम स्पष्टतया कहना चाहते हैं, अब जैसे सोशल साइंस का भी पहले हम चर्चा कर दें कि सोशल साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं 80 सवाल उनका भी सब्जेक्ट से रहेगा, लेकिन उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चारों पेपर मिला कर 80 सवाल रहेगा, 40 सवाल सामान्य अध्ययन से रहेगा। लैंग्वेज वाले को सिर्फ अपने लैंग्वेज से 80 सवाल रहेगा, 40 सवाल सामान्य अध्ययन से रहेगा। लैंग्वेज वाले के बिहाफ में हम ये बताना चाहते हैं लैंग्वेज वाले में कि लैंग्वेज का जो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आपका ऑनर्स पेपर अथवा सब्सिडी पेपर के रूप में अगर लैंग्वेज पेपर है 6 to 8 के लिए, तो अगर 2 साल भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज पेपर को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। वैसे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अच्छे से इसका स्टडी कर लेंगे, जो बात हम बोल रहे हैं उस हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करेंगे, नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। लेकिन 9th-10th में लैंग्वेज के रिगार्डिंग बताया गया है कि वहाँ पर विषय के रूप में लैंग्वेज होना चाहिए, यानी 3 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में सारी बातें स्पष्ट कर लेने के बाद ही वो आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। अब जहाँ तक सवाल 9th-10th का आता है, तो 9th-10th में सोशल साइंस में अलग अलग कम्बिनेशन है। उसमें है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 पेपर में से 2 का कम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा साइंस के मामले में है कि जिन स्टूडेंट का एस्टेट साइंस से पास किए हैं, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जिनका पेपर रहा हो, एस्टेट पास किए हैं, तो उनका जो सवाल पूछा जाएगा उसमें सिलेबस में 120 क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन 80 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर 80 सवाल, बाकी 40 सवाल सामान्य अध्ययन। लेकिन जिनका मैथ ग्रुप है, मैथ ग्रुप का मतलब ये हो गया कि जिनका ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कम्बिनेशन रहा है या इंजीनियरिंग का कम्बिनेशन रहा है, उसमें मैथ की अगर प्राथमिकता रही है, तो उन सब छात्रों को 80 सवाल सिर्फ मैथ से रहेगा, सिर्फ मैथ से 40 सवाल सामान्य अध्ययन से। तो इसी तरीके से सोशल साइंस वाले को 2 पेपर का कम्बिनेशन 40-40 और 40 सवाल सामान्य अध्ययन का, मोटा मोटी 9th-10th के लिए यही है। और 11th-12th के लिए 80 सवाल सिर्फ उनके पर्सनल सब्जेक्ट से होगा, 40 सवाल सामान्य अध्ययन से। अब सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में करें तो करें कैसे हम तैयारी बेहतर अपने तैयारी को करें। तो सबसे पहले तो 6 to 8 के संदर्भ में कि जिस तरह से 1 to 5 के क्वेश्चन को लेवल इतना ज़्यादा टफ रखा था, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रेशर 6 to 8 पर ही रहना है। इसके क्वेश्चन के लेवल को निश्चित रूप से 10th से लेकर 12th लेवल तक निश्चित रूप से पहुँचेगी। तो इस परिस्थिति में छात्र अपनी तैयारी को उसी लेवल से करें तो बेहतर होगा, नहीं तो प्रश्न छूटने की संभावना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी वाला जो बहाली हुआ उसमें सीट भर नहीं पाए लोग, और नेक्स्ट बहाली सामने है, तो सीट के बारे में आप क्या बोलेगा? लेकिन सीट तो अभी जैसे 70,000 प्लस वैकेंसी देने की बातें कही गई, लेकिन जो पिछली वैकेंसी 9th, 10th, 11th, 12th में खाली रह गई, तो उसको भी इसमें ऐड करने की बातें कही जा रही है। तो 1,10,000 प्लस वैकेंसी तो ऐसे ही रहना है। इसके अलावा आप देखे होंगे पिछड़ी वर्ग, अति पिछड़ी वर्ग में, और इसके अलावा हेडमास्टर पोस्ट का भी इसमें ऐड किया जा रहा है, तो वो वैकेंसी अलग से रहना है। तो वैकेंसी तो ठीक ठाक मिला जुला करके रह जाएगा, 1,10,000 प्लस ही वैकेंसी आएगा। सवाल स्टूडेंट की तरफ से कन्फ्यूजन वाला ये रहता है कि जैसे पिछले बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, तो क्या इस बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रह सकता है? कहने नहीं जा रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो ये बात अभी ना तो आप ना तो हम कोई भी स्पष्ट रूप से बीपीएससी क्या चाहती है, क्या करेगी, और जिस तरीके से लगातार ये बदलाव करती रही है, तो कहना बहुत ही मुश्किल है। मे भी कि निगेटिव मार्किंग कर भी सकती है, मे भी कि नहीं भी कर सकती है। ये 3 तारीख के बाद पता चलेगा। फिर एक बार चेयरमैन सर ट्वीट करेंगे। ट्वीट का इंतजार फिर से शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से। तो ट्वीट करेंगे तो उसके माध्यम से ही क्लियर होगा।
आप मे बी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और सिलेबस का जहाँ तक सवाल है कि पिछली बार भी स्पष्टतया सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, सिलेबस चेयरमैन बताया सर गया, नहीं बिल्कुल, बताया गया, तो इस बार भी वही संभावना रहने की है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा अभी जस्ट 2023 बीपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट की थी, उसको आप आधार बना सकते हैं। लेकिन 9-10 के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सिर्फ पिछली बार को आधार बनाएंगे घाटा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के 9-10 में साइंस पेपर पे चले जाएंगे तो वो कंप्लीट 11-12 लेवल का क्वेश्चन पूछा था, जबकि मैथ में सिर्फ 9-10 लेवल का पूछा था। तो इसलिए हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं एक लेवल हमेशा ऊपर अपना रख करके चलना है, तभी आपका बेहतर सब कुछ रह पाएगा। इसके अलावा निगेटिव के बाद सिलेबस की चर्चा हो गई। इसके बाद लैंग्वेज पेपर, पिछले बार 4400 से लेकर लगभग 4800 स्टूडेंट लैंग्वेज में सिर्फ फेल किए थे, तो लैंग्वेज पेपर को भी स्टूडेंट को मेंटेन करके चलना होगा। 75 क्वेश्चन आपका हिंदी से और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रह सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 1-2 मार्क्स से रह गया है वो अब वेट करें कि अतुल प्रसाद रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे या फिर नेक्स्ट बहाली के लिए तैयार रहें? नहीं, हमें 1 to 5 का तो रिवाइज रिजल्ट निश्चित रूप से दिया जाना है, और 9, 10, 11, 12 में भी बहुत सारे छात्रों का कुछ सीट बचा हुआ है और बराबर इक्वल पे चले आए हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि रिवाइज रिजल्ट जारी बोर्ड करेगी ही करेगी, और उसमें जो बाउंड्री लाइन पर हैं उनको फ़ायदा मे बी की हो सकता है, हाँ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम दूसरा ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आगे के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, चूँकि समय बहुत ही कम दिया है, 1 महीने का समय मुश्किल से दिया है, और इतने बड़े सिलेबस को आपको मेंटेन रखना है। अच्छे से तैयार नहीं हो पाए थे पहली बहाली में, वो अब रगड़ के अगर पढ़ाई करें तो मुझे लग रहा है कि रगड़ के क्या पढ़ाई करें, ये भी सोचने वाली बात है। तो रगड़ के पढ़ाई करने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का कम्बो लेकर के चलना चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी पर भी नहीं छोड़ना है। पिछली बार आप देखेंगे कि मैथ में, साइंस में अगर आप एससीईआरटी के बुक को अगर आप ध्यान दे करके मिलाएंगे, पिछली बार के क्वेश्चन में 40% डायरेक्ट एससीईआरटी से था, लेकिन उसके अलावे एनसीईआरटी पैटर्न को 100% फॉलो किया गया था। तो मेरे ख्याल से दोनों का कम्बो के हिसाब से ही तैयारी करना बेहतर रहेगा। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, टीआरई 2.0 के बारे में हर चीज़ बता दी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हर चीज़ बताएं, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोले हैं कि अभी कंफ्यूजन है, अभी तय नहीं कर सकते, लेकिन मे बी, और रिवाइज रिजल्ट के बारे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, रिवाइज रिजल्ट के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बोले हैं कि बहाली होगी, जो बाउंड्री लाइन पे है उसको लिया जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।